फ्रेंड्स, आज एनसीईआरटी क्लास 9th एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन में जो पहले हमसे पूछा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू क्या होगी और वाई की वैल्यू क्या होगी। और तीसरा चैलेंज दिया है कि ए बी पैरेलल सी डी करना है। अब सबसे बड़ी बात है कि भाई x कैसे निकलेगा, x कैसे निकलेगा। तो अगर आप गौर से देखो तो 50 अब प्लस x इजिकल टू 180 लीनियर पेयर है। 50 जिस जगह एंगल बन रहा है, एंगल जिसको आप नाम दे सकते हो एंगल ए जी ई, और x जहां एंगल बन रहा है उसका ए जी एच, ये दोनों हमारा लीनियर पेयर है, ठीक है ना। लेकिन हम आपको नेमिंग में नहीं फंसाएंगे, सिर्फ आप देखिए ए एंगल और ए एंगल इन दोनों का जो सम है वह 180 डिग्री है, क्योंकि यह हमारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। ई एफ लाइन है और ए जी इसके ऊपर रे लाइज कर रहा है हमारा, तो अब इसलिए एक लीनियर बनेगा। तो अच्छा रहेगा, थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ वहाँ पे कि ई एफ इज अ लाइन और AZ ray lies on it, उसके ऊपर लाइज कर रहा है। तो इसका मतलब जो हुआ कि एंगल जो बना है यहाँ 50 अब प्लस x, ये जो दो एंगल था 50 और x एंगल, दोनों एंगल की वैल्यू है, एक एंगल AG की वैल्यू है, एक एंगल AGH की वैल्यू है। ये कुछ नेमिंग यहाँ था नहीं, तो मैंने आपको बताया कि ए बी पैरेलल सी डी है और ई एफ ट्रांसवर्सल लाइन है जो ए बी को जी पॉइंट पे और सी डी को एच पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। सवाल को बस यहाँ जानना है, नेमिंग में आपको बुक में भी नहीं दिया हुआ है, तो मैंने आपको समझाने के लिए नेमिंग कर दिया। तो 50 प्लस 50 जो एंगल का वैल्यू है और जो x एंगल का वैल्यू है, ये दोनों जो एंगल का जो वैल्यू है वो लीनियर पेयर ऑफ द एंगल का वैल्यू है, और लीनियर पेयर ऑफ द एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इससे x जो निकलेगा हमारा 180 माइनस 50, तो x इजिकल टू क्या हो गया हमारा 130 डिग्री हो गया, ठीक है। अब x की वैल्यू 130 हो गया, अब हमें y भी निकालना है। तो आप देख रहे हैं कि एंगल AGH, अगर नेमिंग को देखते हैं, और एंगल GHD, अगर आपको सुविधा के लिए मैं जहाँ पे लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। AGH इजिकल टू एंगल GHD, ये हमारा खूबसूरती किसकी है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की खूबसूरती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x इजिकल टू वाई दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है, दोनों एंगल x और y दोनों हमारा इंटीरियर एंगल है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन का एक साइड है और एक एंगल जो y है वो अनदर साइड है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? द खूबसूरती ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो x इजिकल टू y है और x की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास कितना है? 130 है, तो y की वैल्यू भी कितनी होगी हमारी? 130 होगी, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है कि ए बी पैरेलल सी डी। अब हमारे लिए जो चैलेंज है, x तो निकल गया हमारा, x भी निकल गया हमारा और y भी निकल गया। अब हमारा जो चैलेंज है वो ए पैरेलल सी डी। दो लाइन पैरेलल को प्रूफ करने के लिए कई तरीके हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर दीजिए आप, दो लाइन पैरेलल है और एक ए बी पैरेलल सी डी प्रूफ करना है। ये ट्रांसवर्सल लाइन उसको ए बी को जी और सी डी को एच पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो जो बच्चों हमें यहाँ पे जो इसको प्रूफ करना है कि ए बी पैरेलल सी डी है, तो अगर इसमें यहाँ पे जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर जब बन रहा है, यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो बन रहा है फिगर में, वो अगर हम इक्वल दिखा दें तो उसके बेस पे भी हम कह सकते हैं कि ए बी पैरेलल सी डी है। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल दिखा दें तब भी हम कह सकते हैं कि ये लाइन पैरेलल है, या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल को इक्वल दिखा दें। अगर वो फॉर्म कर रहा है फिगर में ऑल्टरनेट एंगल दोनों इक्वल है, तो उसके बेस पे भी कह सकते हैं कि ए पैरेलल सी डी है, ठीक है। या को इंटीरियर एंगल का सम, इसको बोलते हैं सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन, इसको हम को इंटीरियर एंगल ही बोलते हैं। अगर सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन के
द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन का अगर हम सम 180 कर दें, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन, दो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में इंटीरियर एंगल है, उनका सम अगर हम 180 दिखा दें तब भी हम कह सकते हैं कि लाइन पैरेलल है। तो कई मैंने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का तरीका बताया, ऑल्टरनेट एंगल का तरीका बताया, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का तरीका बताया, द सेम साइड ऑफ द इंटीरियर एंगल का सम 180 आ जाए, एक और तरीका बताया। तो लेकिन जो कन्वीनियंट लगे, जो इस फिगर में हमारे लिए अवेलेबल है, तो क्या अवेलेबल है कि x इजिकल टू वाई इजिकल टू 130 डिग्री और दी जार क्या है हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ए दीज आर क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो सो ए बी पैरेलल सी डी, कि भाई जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो ए बी पैरेलल सी डी हो गया हमारा। ठीक है, फॉर्मेशन यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का था और वो अगर पैरेलल है तो सर हमारा क्या है ये, ठीक है, क्या है हमारा ये हमारा पैरेलल है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, जरा हम 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है वैसा, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे ये कह रहा है हमारा कि सर एक लाइन है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं, एक ए बी एक लाइन है, एक ए बी एक लाइन है, एक सी डी एक अनदर लाइन है, एक सी डी जो है एक अनदर लाइन है, और ई एफ एक अनदर लाइन है, ई एफ एक अनदर लाइन है। ठीक है, और एक ट्रांसवर्सल लाइन का नाम इसने नेमिंग नहीं किया है, वह ट्रांसवर्सल लाइन दे दी, कोई बात नहीं, हम भी नामिंग नहीं करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। और यहाँ पे वैल्यू जो एंगल का बन रहा है उसका एक्स दिया हुआ है, और उसके बाद क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे जो एंगल बन रहा है उसकी वैल्यू वाई दिया है, और यहाँ एंगल जो बन रहा है उसकी वैल्यू जेड दिया है। ठीक है सर, और क्वेश्चन में दे रखा है गिवन में कि ए बी पैरेलल सी डी है और सी डी पैरेलल ई एफ है, और y रेशियो z जो है 3:7 है, और x पे क्वेश्चन मार्क लगा रहा है। ये क्वेश्चन का खूबसूरती है, क्वेश्चन की जो खूबसूरती है कि सर ए बी पैरेलल सी डी है और सी डी पैरेलल क्या है हमारा ई एफ है, सी डी पैरेलल ई एफ है, और सर ए बी पैरेलल सी डी है, सी डी पैरेलल ई एफ है, तो इसके बेस पे हम कह सकते हैं कि ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ। इससे पहला काम तो हम ही कर लेते हैं इसको कि ए बी पैरेलल सी डी है और सी डी पैरेलल ई एफ है, तो सो ए बी पैरेलल सी डी और पैरेलल ई एफ, ए पैरेलल हो जाएगा। ठीक है सर, पैरेलल हो गया। अब सवाल है कि y रेशियो z इजिकल टू, एक और हमारे पास अब है कि y रेशियो z इजिकल टू 3:7, तो y इजिकल टू 3 के और z इजिकल टू 7 के। क्यों? क्योंकि रेशियो है तो कोई न कोई कॉमन नंबर से डिविजिबल है, सॉरी, तो कॉमन नंबर को हमने k मान लिया, y इक्वल टू 3 के, z इक्वल टू 7 के। अब हम ये देख रहे हैं, इसमें समझने वाली जो बात है कि भाई साहब पहले तो मुझे इसमें x निकालना है, बड़े आसानी से हम x निकल जाएगा, सिर्फ मुझे x निकालना है तो x हमारा बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा भैया, देखें, और क्वेश्चन में मुझे x निकालना है और y इक्वल टू 3 है और z इक्वल टू 7 के है, और y और z का रिलेशन क्या है,
पहले उसको हम जेड का हम एक्स रिलेट करते हैं। वो कैसे? ए बी पैरेलल ई एफ है, इसके अकॉर्डिंग जो बताया था अभी आपको, ए बी पैरेलल ई एफ है, भी प्रूफ किया था। और इसका कोई नाम दे देते हैं, इसका कोई नाम दे देते हैं, जी एच दे देते हैं नाम। और जी एच इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, जी एच इज अ क्या? ट्रांसवर्सल लाइन। सो x इज इक्वल टू जेड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। अब x इज इक्वल टू जेड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, और z की वैल्यू 7 के है, तो x की वैल्यू भी क्या होगी? 7 के होगी। अब बच्चों, अब हमारा साथ कंडीशन क्लियर हो गया कि x और y, हम अब यहाँ पे क्या होगा कि ए बी पैरेलल सी डी और जी एच इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। सो x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स। आपको मालूम है कि को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इसका एक और खूबसूरती है कि द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन, the sum of interior angle on the same side of the transversal line is 180 डिग्री। तो x और y दोनों इंटीरियर एंगल है, ठीक है, और वह ए बी और सी डी पैरेलल लाइन के अंदर में एंगल बन रहा है, तो वह इंटीरियर एंगल हो गया। और ट्रांसवर्सल लाइन जी एच के वन साइडेड है, तो इसको हम द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन इज 180 डिग्री। इसी खूबसूरती का नाम को इंटीरियर एंगल भी है। अब हमारे पास जो x की वैल्यू है सर, वो 7 के निकाल लिया है मैंने, और y की जो वैल्यू है हमारे पास सर, वो क्या है? 3 के इज इक्वल टू 180। ये हो गया 10 के इज इक्वल टू 180, k इज इक्वल टू 180 अपॉन में 10। ये हो गया सर 80 डिग्री। 80 डिग्री हो गया हमारा। अब 18 डिग्री सर k की वैल्यू है यार, हमें निकालना है इसमें x। क्वेश्चन x निकालने बोल रहा है, और x की जो वैल्यू है वो 7k है, और k की वैल्यू 18 डिग्री है। तो 18 7 जा 126 डिग्री निकल गया हमारा। वेरी वेरी इजी निकल गया। मैं क्या करूँगा, ऐसे ही फिगर बना के हम सिर्फ नंबर को चेंज कर दें, क्वेश्चन वही रहेगा, क्वेश्चन का सारा कुछ वर्डिंग सेम रहेगा, सिर्फ हम उसकी वैल्यू को चेंज करेंगे ताकि आप उसे प्रैक्टिस कर सकें। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो क्या कह रहा है, जरा देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि एक लाइन है जिसका नाम है ए बी, और एक लाइन है उसका है सी डी, और एफ ई लाइज कर रहा है 90 डिग्री बनाते हुए, और एक जी इसे ज्वाइन कर रखा है जीई से, जीई, जिसको आप ट्रांसवर्सल लाइन भी कह सकते हैं। अब क्वेश्चन में हमारे पास जो गिवन है वो क्या क्या कह रहा है सर कि ए बी पैरेलल सी डी है, और ई एफ जो है परपेंडिकुलर है सी डी पे है, और जी ई डी एंगल जी ई डी
GED ये फुल एंगल जो है सर 126 है, GED 126 है। और हमें जो निकालना क्या क्या है सर, AGE क्वेश्चन मार्क है, फिर है सर आपका GEF क्वेश्चन मार्क है, और फिर क्या है सर FGE क्वेश्चन मार्क है। ये 3 एंगल निकालना है सर हमें। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि GEF बड़े आसानी से हम निकाल सकते हैं। GEF की बात हमने पहले किया है कि GEF एंगल को बड़े आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो कैसे सर? अब आप गौर से देखिए, हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, एंगल GED हमारा 126 है, करेक्ट है, और एंगल FED हमारा 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि EF जो है परपेंडिकुलर CD पे है, तो 90 डिग्री बनेगा। तो अगर हम यहाँ पे एंगल GEF को निकाल लें बड़े आराम से, GEF इजिकल टू एंगल GED और माइनस क्या हो जाएगा, एंगल FED बड़े आराम से। इस एंगल में से अगर इस एंगल को माइनस कर देंगे तो एंगल निकल जाएगा। तो भैया हमने इसको माइनस कर दिया, 126 माइनस 90, ये वैल्यू हमारा आ गया, बड़े प्यार से हमारा आ गया 36 डिग्री। 36 निकालने में हम कामयाब हो गए इसका। अच्छा जी, अब दूसरा जो है, हम बड़े आसानी से AGE भी निकाल लेंगे। कैसे? हल्का सा इसको अगर हम बढ़ा के आते हैं इस लाइन को, तो हम कह सकते हैं कि एंगल AGE इज इक्वल टू एंगल GED। नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकते। अगर हम एंगल AGE, देखिए ट्रांसवर्सल लाइन से शुरू होता है और लाइन पे खत्म होना चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे कि सपोज करो, अब कोई भी एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल का क्या आप देखते हो, आप क्या कि भाई लाइन से शुरू हुआ और ट्रांसवर्सल लाइन पे खत्म होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ से लाइन से शुरू किया तो ट्रांसवर्सल लाइन पे खत्म हो गया। फिर अगर हम लाइन से शुरू करें और ट्रांसवर्सल लाइन से शुरू करें और जाके हमारा किस पे, लाइन पे खत्म हो जाए, तो यहाँ पे अगर हम खत्म कर दें तो बड़े प्यार से हम कह सकते हैं कि AGE इज इक्वल टू एंगल GED इज इक्वल टू 126 डिग्री। क्यों भैया? अल्टरनेटिंग डिग्री एंगल। क्या आपने देखा कि लाइन से, मतलब कि लाइन से शुरू हुआ, ट्रांसवर्सल लाइन पे, ट्रांसवर्सल लाइन से शुरू हुआ, लाइन पे खत्म हो गया, फिर ट्रांसवर्सल लाइन शुरू हुआ, लाइन पे खत्म हो जाना चाहिए। तो और दोनों हमारा पैरेलल के अंदर एंगल बन रहा हो, इंटरएंगल में बन रहा हो, तो सब बोलते हैं अल्टरनेटिंग ट्रायंगल। तो हमारा AGE भी निकल गया, GEF भी निकल गया। अब हमारा FGE कहाँ फंसा हुआ है? FGE जो लीनियर पेयर है, साफ हमारा है कि AB इज अ लाइन, AB इज अ लाइन, AB लाइन है हमारा, है ना। तो एंगल AGE प्लस एंगल EGB बोलो या EGF बोलो, EGB बोल देता हूँ, वो लाइन से शुरू लाइन पर खत्म हो गया, इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। तो AGE जो हमारा है एंगल सर, वो है 126, और EGB एंगल जो है, EGB ये तो हमें निकालना ही है। यहाँ पे इसको बोला है FGE, इसको आप इस एंगल को आप FGE भी बोल सकते हैं। वो क्यों? मेन एंगल कंसिडर कर रहा है एंगल G, पॉइंट हमारा G पे है, तो आप उसे EGB बोलें या उसे FGE बोलें, दोनों ये सेम एंगल है। दोनों एंगल में
कोई भी चेंज नहीं है, वैल्यू में सेम है, इज इक्वल टू एफ 180, तो एफ जी ई इज इक्वल टू 180 माइनस 126, 10, 7 में से 2 गया तो 5, 50, 40, ये आंसर एक आया यहाँ पे, एक आंसर यहाँ आया और एक आंसर आपका यहाँ आया सर। तो आपने यहाँ पे क्या सीखा, तो समझने वाली बात है। देखिए एंगल में जैसे मानो सपोज करो, अब यहाँ है, ये मैं आपको एग्जांपल देकर सिखा रहा हूँ नेमिंग के ऊपर एंगल का। अब इसे नाम यहाँ पे ए है और जैसे मान लीजिए इसका नाम है सी डी है, तो अब और यहाँ पे भी कोई पॉइंट है, ठीक है, और इसका नाम है आपका ई एफ और ये है सर आपका बी और यहाँ पे के। तो अगर ए एंगल को लिखना है तो बी ए के भी लिख सकते हैं और एंगल बी ए डी भी लिख सकते हैं, नो एनी प्रॉब्लम। हमें तो इस वैल्यू से मतलब है ना, हमारा वैल्यू तो यहाँ पर डिक्लेयर हो रहा है, एंगल बी ए के भी बोलो चाहे एंगल बी ए डी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमने यहाँ पे लिया कि आप इसे ई जी बी भी बोल सकते हैं, ई जी एफ भी बोल सकते हैं, या एफ जी ई भी बोल सकते हैं, या बी जी ई भी बोल सकते हैं। एक एंगल को लिखने के दो तरीके होते हैं, अब ई जी बी बोलिए या उसको बी जी ई बोलिए। अब यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, लेकिन एंगल में तो कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, सो एफ जी ई बोलिए या ई जी एफ बोलिए, हमारा जो ए एंगल का जो ए वैल्यू है वो बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। अब जो हमारा है, अब आपको हम 3 क्वेश्चन करवाएं, अब तीनों क्वेश्चन पे मैं आपको एक हल्का सा होमवर्क दे देते हैं, पहले आपको हल्का सा होमवर्क, ताकि आपको वेरी इजी हो बनाने में, कोई ज़्यादा मुश्किल ना लगे। तो हम बिल्कुल उस टाइप का ही होमवर्क देते हैं, ठीक है ना। अभी आप सेम कर लीजिए क्वेश्चन, जो चेंज की बात आएगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है क्वेश्चन चेंज करके दे देंगे। आप फिलहाल अभी आप 3 क्वेश्चंस कर लीजिए, जो कल हम वीडियो बनाएंगे तो पहले हम वो क्वेश्चन चेंज करके दे देंगे, या ठीक है ना, या आज ही दे दें, चलिए आज ही दे देते हैं। तो आज एक तो आपका होमवर्क है, आपका एक जो होमवर्क है सर आपका, एक जो होमवर्क है आज का जो होमवर्क है 22 का जो होमवर्क है सर, एक तो जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 ये हो गया होमवर्क, ठीक है ना, NCERT। और क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेम एज वर्डिंग है, बस हम वैल्यू में चेंजिंग लाएंगे, सिर्फ हम वैल्यू चेंज करेंगे और कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। कल नहीं, आज ही अच्छा लगा कि आज ही दे देते हैं। और हमने कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमने जहाँ 40 था वहाँ 50 था, हमने 40 कर दिया है, बाकी कोई भी चेंजिंग नहीं है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 सेम एज है, सारी वर्डिंग सेम है, सिर्फ वैल्यू को हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है सर। यहाँ हमारा ए बी है, यहाँ हमारा क्या है सी डी है, और यहाँ हमारा क्या है ई एफ है, और एक ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ पे है ए एक्स है, और सर ए है आपका वाई, और ए है Z। सारी वर्डिंग वही रहेगी, बस हम यहाँ पे रेशियो में चेंज कर रहे हैं, ठीक है सर। रेशियो में हम चेंज क्या किए सर, 6:4 हमने 4 लगाया, बस बाकी सब सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में भी सब कुछ सेम रहेगा, बस हम हल्का सा जो प्रैक्टिस के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, ताकि सब कुछ एज इट इज रहेगा, कहीं से भी क्वेश्चन में कोई चेंजिंग नहीं है मेरे बच्चा, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल क्वेश्चन हमारा सेम है, सेम एज। चेंजिंग इसमें क्या हुआ, फिर सिर्फ एक वैल्यू में,
कि एंगल जो GED की वैल्यू है वो है हमारा 120। बस यही चेंज है, जो चेंज है उसको हमने डायलॉग्स में रख दिया है, ठीक है ना। ए चेंज था यहाँ पे, बाकी कोई चेंज नहीं है। बाकी एज इट इज क्वेश्चन NCERT का 1 2 3 है। घर पे रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो ये 3 क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन टोटल जो है 6 क्वेश्चन का होमवर्क है। घर पे रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ठीक है ना। होमवर्क में कोई भी डिलाई नहीं करना है, अच्छे बच्चों की तरह होमवर्क करना है और ढंग से होमवर्क करना है। ऑल द बेस्ट। ऑल इज वेल।